किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज फोन इन कार्यक्रम है जिसका विषय है गेहूं और अन्य रबी फसलों में कीट नियंत्रण के उपाय। इस विषय पर बातचीत के लिए आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रद्युम्न भटनागर। आप वरिष्ठ संयोजक कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र हैं। आपसे बातचीत करेंगे कृष्ण चंद जी। हमारे स्टूडियो का जो फ़ोन इन के लिए फ़ोन है वो है 221 321 221 321। कुरुक्षेत्र से बाहर के जो किसान भाई हैं या जो किसान भाई मोबाइल से फ़ोन करेंगे उनको चाहिए कि वो फ़ोन नंबर से पहले कुरुक्षेत्र का STD कोड 01744 1744 01744 लगा लें। उसके बाद फ़ोन नंबर 221 321 लगावें। और कोई भी इस विषय पर सवाल है, कोई समस्या है तो तुरंत फ़ोन करें और फ़ोन के जरिए विशेषज्ञ से तुरंत समाधान पावें। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम। सबसे पहले आपका स्वागत है कार्यक्रम किसान वाणी में। तो देखिए डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा विषय है वो है कि गेहूं और अन्य जो रबी फसलें हैं उनके ऊपर जो कीट नियंत्रण है उसके बारे में क्या उपाय करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताएं कि आजकल जो खेत हैं हमारे और रबी का जो मौसम है, इस मौसम में कौन कौन सी फसलें खेतों के अंदर खड़ी हुई हैं? देखिए, इस समय हमारे ज़िले में गेहूं की फसल मुख्य तौर पे है जी, और इसमें हमारा सबसे ज़्यादा रकबा गेहूं की फसल में ही है। गेहूं की फसल अगर हम औसतन बात करें तो लगभग 60 दिन की हो चुकी है। वैसे विभिन्न अवस्थाओं में है गेहूं की फसल, पर अभी फुटाव की अवस्था इसमें गेहूं की चल रही है। तो इस समय अगर हम इस टाइम की बात करते हैं तो खेतों में कहीं कहीं चेपा हमें दिखने लगा है जी। और चेपा एक ऐसा कीट है जो कि पौधे से रस चूसता है। जहाँ अगर बालियाँ आ गई हैं तो बालियों के बीच में छुपा रहता है, वहाँ से रस चूसता है, जिससे दानों की बढ़वार रुक जाती है और दाने जो हैं श्रिवल्ड मुरझाए हुए बनते हैं, दानों में वज़न नहीं आता। अब जहाँ तक इसकी रोकथाम की बात है तो जैसा कि पूर्वानुमान है मौसम के बारे में जी, तो लगभग 20-21 तारीख के करीब बारिश की संभावना बताई जा रही है। अगर हल्की बारिश भी होती है तो ये जो तेला है, जो चेपा है जिसको हम एफिड कहते हैं, ये कीड़ा अपने आप बारिश से धुल जाएगा और इनकी संख्या बहुत ही कम रह जाएगी। तो किसानों से निवेदन है कि लगभग 10 दिन के बाद अपने खेतों में जाएं और वहाँ पे इस कीट की निगरानी करें। अगर ये बढ़ता हुआ दिखता है तो किसान भाई मैलाथियोन नामक दवा का छिड़काव कर सकते हैं। पर इसमें ध्यान देने वाली मुख्य बात ये होगी कि पूरे खेत में हमें इस दवा का छिड़काव नहीं करना है। जहाँ जहाँ हमें पैच दिखते हैं या साइड हैं, खेत के किनारे हैं, वहाँ पे सिर्फ हम इस दवा का छिड़काव कर सकते हैं। और मैलाथियोन दवा की जो मात्रा रहेगी वो 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से किसान भाई छिड़कें। और किसान भाइयों से ये भी निवेदन है कि इस दवा के अलावा किसी और दवा का छिड़काव ना करें, क्योंकि जो बाकी दवाइयाँ हैं कीटनाशी हैं
वो बहुत जहरीले हैं। और गेहूं हमारा मुख्य खाद्य पदार्थ है, तो अगर हम इस पे भी छिड़काव करेंगे तो शरीर में हमारे जहर जाएगा और सभी के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। तो कई बार देखते हैं जी। डॉक्टर साहब कि जो किसान भाई हैं ज़्यादातर जो है ना वो स्प्रे करते रहते हैं, एक के बाद एक ही सोचते हैं कि हमारे खेत में अच्छी उपज हो, अच्छा हमें अनाज मिले। इस कारण से भी कई लोग तो जो है ना ज़्यादा स्प्रे करते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही गलत चलन है और हम भी किसानों को बार बार समझा रहे हैं कि कोई भी कीड़ा या बीमारी आने से पहले किसी भी दवा का छिड़काव ना करें। आमतौर पे देखा गया है कि किसान भाई घबरा के पहले ही छिड़काव कर देते हैं जी। और जब आढ़ती के पास जाते हैं तो वो कई तरह की दवाइयाँ दे देता है मिला के, और फसल अभी सिर्फ जामती है, 5-7 दिन के अंदर अंदर ही किसान भाई जो हैं वो छिड़काव शुरू कर देते हैं। तो जब तक कोई कीड़ा उनको दिखाई नहीं देता तब तक किसी भी दवा का छिड़काव ना करें, और अगर कोई कीड़ा दिखाई दे रहा है फसल के अंदर तो कृषि विभाग से संपर्क करें या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें। आके भी किसान भाई संपर्क कर सकते हैं, मोबाइल नंबर लेके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, और सिर्फ उस विशेष कीड़े की ही दवा का छिड़काव करें जिससे इसका नियंत्रण हो जाएगा। विभिन्न फसलों में बहुत ज़्यादा हम दवाइयों का, कीटनाशियों का छिड़काव कर रहे हैं और जिसके दुष्परिणाम सभी के सामने हैं। हम सभी को पता है कि जो इंसानों में और पशुओं में भी बीमारियां बढ़ रही हैं। जी। वातावरण, पानी हमारा दूषित हो रहा है, तो ये सब इसी का परिणाम है। और जो भी विश्वविद्यालय की सिफारिश है तो किसान भाइयों से निवेदन है कि उस पे ही रहें, उससे ज़्यादा कीटनाशियों की मात्रा ना बढ़ाएं। अपने आप भी टैंक मिक्स ना करें कि 3-4 दवाइयाँ ले आए और उसको मिला के छिड़काव कर दिया। कई बार तो डॉक्टर साहब जो दुकानदार उनको दवाई दे देता है उसके अनुसार ही वो कहते हैं कि चलो ज़्यादा अनाज होगा या उस पर स्प्रे कर दे, ये स्प्रे कर दे। तो इससे देखिए, एक तो उसको धन की भी हानि होगी, दूसरा उसकी जो फसल है वो भी अच्छी भी ना भी हो सकती है, और दूसरा जैसे कि इंसान खाता है जो कणक है, गेहूँ है, उसको अच्छी, तो उस प्रकार से उसमें कई प्रकार की बीमारियां मनुष्यों के अंदर चली जाती हैं। मनुष्य जो है ना बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, उनको भी काफ़ी नुकसान होता है। तो एक बड़ी बात इसमें यह भी है कि जितना ज़्यादा हम छिड़काव करते हैं मात्रा बढ़ा के, तो कीड़े भी वो झेलने के अनुकूल बना लेते हैं अपने आप को, मतलब वो अब उसके बाद वो ज़्यादा दवा पे मरने लगते हैं। तो ये भी एक मतलब इसको हम रोक सकते हैं अगर हम कम दवाइयों का छिड़काव करें। यानी कि जो कीड़ा है उसको भी सहन शक्ति ज़्यादा हो गई आजकल, ज़्यादा होती जा रही है जी। अगर हम दवाई का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो कुछ कीड़े बच जाते हैं, तो उनके आगे जो बच्चे होते हैं वो उस कीटनाशी की मात्रा को झेल लेते हैं। तो इसीलिए हम निवेदन करते हैं किसान भाइयों से कि हमेशा सलाह से ही इन दवाइयों का छिड़काव करें और किसी दूसरे के बहकावे में आके छिड़काव ना करें। और जो फूट के नाम पे भी कई बार किसान भाई कीटनाशियों का छिड़काव करते हैं जी, उससे बेहतर ये है कि एक यूरिया और जिंक का छिड़काव कर दें। जैसे 2.5 किलो यूरिया और आधा किलो जिंक सल्फेट ले लें या आधा किलो हरा कशीश ले लें, इसको पानी में 100 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर दें। तो उससे पौधे को एक ताकत मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है, और कई बार जब फुटाव अगर कम हो रहा है तो वो बढ़ जाता है। किसी कीटनाशी का इस्तेमाल ना करें। और कौन सी बीमारी है डॉक्टर साहब की जो गेहूं को नुकसान पहुंचाती है? गेहूं में कोई ऐसा और दूसरे कीट की समस्या नहीं है, और कई बार एक निमाटोड है जी, तो उसका कहीं कहीं प्रकोप शुरू हुआ है। तो वो वैसे कोई विशेष नहीं है, पर किसान भाइयों को की जानकारी के लिए बता दें कि अगर कुछ पौधे छोटे रह जाते हैं जी, बौने रह जाते हैं, पीले हो जाते हैं, उनको अगर आप उखाड़ के देखें तो जड़ें झाड़ी नुमा हो जाती हैं, तो इसमें इस निमाटोड का प्रकोप हो सकता है। तो उसके लिए आप हमारे से संपर्क कर लें, और अगर ये पता लगता है कि इसमें वास्तव में निमाटोड की ही समस्या है तभी किसान भाई इसके लिए बचाव के उपाय अपनाएं। दूसरा, जैसे आपने बताया था कि हमारी पहली, जैसे मैंने फसल बताई कि गेहूं है, दूसरी फसल हमारी सरसों है, खेत में खड़ी है इस टाइम जी। और जिन भाइयों ने अक्टूबर में फसल लगाई और लंबी अवधि वाली किस्में लगाई हैं जी, जो 145 दिन में पक रही हैं, उनमें RH 749 है, RH 30 भी कुछ किसान भाई लगा रहे हैं। तो इन किस्मों में जो है अभी फूल आ रहे हैं, और जो कम अवधि वाली किस्में हैं या कुछ हाइब्रिड्स हैं उनमें अब फलियां बन रही हैं, फूल झड़ चुके हैं उनके।
तो जो लंबी अवधि वाली किस्में हैं जिसमें अभी फूल चल रहे हैं, वहाँ पे अभी चेपे का प्रकोप हो सकता है और चेपा लगभग उसी तरह नुकसान पहुँचा रहा है जिस तरह गेहूं में करता है। उससे दूसरा कीड़ा है पर इसका नाम भी चेपा है और इसके लिए भी हम जो है रोगोर दवा या डाइमिथोएट दवा की विश्वविद्यालय सिफारिश करता है। 400 मिलीलीटर डाइमिथोएट दवा 200 लीटर पानी में मिला के किसान भाई छिड़काव कर सकते हैं ओस उतरने के बाद। जी, दवाई जैसे कि सुबह छिड़काव करें या शाम के वक्त छिड़काव करें? इसमें देखिए, सुबह इस मौसम में तो ओस रहती है पत्तों पे, तो ओस उतरने के बाद करें। और दूसरा, अब मधुमक्खियाँ बहुत आती हैं हमारी फसलों के ऊपर, ख़ासतौर से सर्दियों के मौसम में 12 बजे से लेके कोई 2:30-3 बजे तक ये सक्रिय रहती हैं। तो इनका भी, मधुमक्खियों का भी ध्यान रखें। अगर संभव हो सके तो 3 बजे के बाद किसान भाई छिड़काव कर लें जी, क्योंकि मधुमक्खियों का भी पैदावार बढ़ाने में बहुत विशेष योगदान है। जब हम स्प्रे कर लेते हैं सुबह 9-10 बजे तो मक्खियाँ भी उसकी चपेट में आके मर जाती हैं जी। तो सरसों में विशेष तौर पे मधुमक्खियों का बहुत अहम योगदान है। इनके परागण से तेल भी बढ़ता है और पैदावार भी बढ़ती है। और जैसे कि सरसों के अंदर एक तो चेपा का जिक्र करा, कई बार डॉक्टर साहब वो आड़ नहीं होता सफ़ेद सा? हाँ जी, वो अल ही है जिसको मैं चेपा कह रहा हूँ, वही इसमें नुकसान कर रहा है। और उसके बाद अड़ के बाद जैसे सुंडी की अवस्था आ जाती है, सुंडी बनती है उसके ऊपर, सरसों के ऊपर हरी हरी कोई बाल से वाली। वो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप एक मित्र कीट का जिक्र कर रहे हैं जी, कोक्सिनेला है जिसके ऊपर 7 धब्बे पड़े हैं, गोल सा कीड़ा है, वो हमारा मित्र कीड़ा है जी। सर कई बार जो है ना वो फलियों का भी रस चूस जाता है और पत्तों को भी सड़ा देता है वो चूस करके, ऐसा भी कोई कीट है जो सरसों के अंदर कई बार देखने को नजर आता है? तो डॉक्टर साहब जैसे आप बता रहे हैं कि सरसों के अंदर जो चेपा है यही मुख्य कीट है, इसी प्रकार से जैसे और सब्जियों की बात करें थोड़ी सी, तो सब्जियों के अंदर कौन कौन सी सब्जियां जो आजकल हमारे खेतों के अंदर हैं और उनके ऊपर लगने वाले कोई कीट हैं, उनका निदान कैसे करेंगे? सब्जियों से पहले मैं सूरजमुखी का भी जिक्र करना चाहता हूँ जी, क्योंकि अब सूरजमुखी का भी एरिया कुछ हमारे यहाँ बढ़ रहा है जी। तो सूरजमुखी में जैसे अब फरवरी में बिजाई हो जाएगी इसकी जी, तो इसमें कटुआ सुंडी आती है शुरुआत की अवस्था में। जैसे पौधा बाहर निकलता है तो जैसा नाम से पता लग रहा है ये तने के आसपास से पौधे को काट देती है। हाँ जी, तो किसान भाई इसका बहुत ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। और इसके लिए साइपरमेथ्रिन दवा आती है, उसकी 150 मिलीलीटर मात्रा 100 से 150 लीटर पानी में छिड़काव कर दें। तो इसकी जो नुकसान है ये बिजाई के 5-7 दिन के बाद ही शुरू हो जाता है। अब हम जैसे आपने कहा था तो कुछ सब्जियों की बात करें जी। सब्जियों में अब हमारी जो अपना गंडे हैं या प्याज है उसकी रुपाई शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। तो जैसे थोड़ा सा गर्मी बढ़ती है, मार्च का महीना आ जाता है तो उसमें एक थ्रिप्स की समस्या आ जाती है जो कि जिसको हम चुड़रा के नाम से जानते हैं जी। ये जो चुड़रा है ये पत्तों से रस चूसता है। रस चूसने से पौधों की बढ़वार रुक जाती है और इसकी पहचान हम कैसे करें कि पत्तों के ऊपर सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं। और जब ये नुकसान बढ़ता है, कीड़े की संख्या बढ़ती है, तो जो प्याज की जो टिप है, जो नुकीला हिस्सा है ऊपर का, वो सफ़ेद पड़ जाता है और सिल्वरी हो जाता है, चमकदार हो जाता है जी। और धूप पे पड़ने पे ये एक चांदी की सी चमक मारता है। तो वो इसका मतलब मुख्य पहचान है कीड़े की जी। तो इससे बचाव करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसके लिए एक तो लहसुन का तेल जो है उसका भी किसान भाई छिड़काव कर सकते हैं। 150 मिलीलीटर लहसुन का तेल और 150 ही मिलीलीटर टी पोल या कोई भी चिपकने वाला पदार्थ मिला सकते हैं और वो मिला के आप छिड़काव करें। अगर लहसुन का तेल नहीं मिल रहा है तो साइपरमेथ्रिन दवा आती है, उसकी भी 150 मिलीलीटर की मात्रा इसमें प्रति एकड़ छिड़काव करी जा सकती है। और इसके 2 छिड़काव अगर हम करें तो ये इस कीड़े से हम बच सकते हैं। सर इसमें प्याज में मुख्यतः एक यही कीट है जो कि किसान भाइयों की फसल को नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह अब मटर की फसल भी हमारे खेतों में खड़ी है जी। मटर में
एक सुंडी अक्सर नुकसान करती है और ये फलों में भेद कर देती है, फलों के अंदर जाती है और दानों को खाती है। जी। ये सुंडी अगर बढ़ जाती है तो काफ़ी नुकसान करती है और इस सुंडी का प्रकोप बहुत सी फसलों पे होता है और लगभग पूरे वर्ष ये किसी न किसी फसल को नुकसान पहुंचाती है। जी। इसकी रोकथाम के लिए भी डेल्टामेथ्रिन है या फेविरेट दवा है। डॉक्टर साहब पहले एक फोन ले लेते हैं। जी, हेलो, राम राम सर। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर गांव पिलनी है जी। नाम सर आपका? प्रवीण कुमार है जी, प्रवीण कुमार, गांव पिलनी। जी, क्या पूछना चाहेंगे? सर एक आजकल जैसे मैं गेहूं लगा रखी है, गेहूं के बारे में 2-3 बात पूछनी थी जी। बोलिए। एक तो सर जैसे ये भाई पिछले इसमें सप्ताह में जी बारिश हुई है बहुत ज्यादा जी। और उसमें हमारी थोड़ी सी फसल मार में आ गई जी, पीला पड़ा रहा है जिसमें जी। तो उसके बारे में पूछना जी, किस तरह क्या करना चाहिए। सब्जियों में सर गेहूं के और बारे में पूछ रहे गेहूं हैं। में पीलापन आ रहा है जी। हाँ जी, गेहूं पीली होगी जी बिल्कुल। जो गेहूं के पत्तों की जो फुंगल है वो काफ़ी पीली हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज भी हमने कई खेतों में देखा है। तो हाँ जी। उसका तो इस वक्त जो हम काम कर सकते हैं, अगर संभव हो सकता है तो खेतों से पानी तुरंत निकाल दें। अच्छा जी। और दूसरा, अभी तो खेत में घुसने लायक स्थिति नहीं है, 3-4 दिन में जैसे मौसम खुलता भी है 2-1 दिन के बाद, तो हाँ जी। तब हम एक यूरिया और जिंक का छिड़काव कर सकते हैं। यूरिया और जिंक जी, यूरिया और जिंक का कितना कितना डाला जाए सर? 2.5 किलो यूरिया और हाँ आधा जी। किलो जिंक। 2.5 किलो यूरिया, आधा किलो जिंक। हाँ, ये 100 लीटर पानी में मिला के आप इसका घोल बना के छिड़काव कर दें और अच्छा जी। 7 से 10 दिन के बाद दोबारा भी इसका छिड़काव कर दें। तो जो पिलापी आ रही है, जो पौधों की जो बढ़वार रुकी सी लग रही है हमें, उससे हाँ जी। छुटकारा मिल जाएगा। तो ठीक। और तो डॉक्टर साहब जी। जैसे जिक्र कर रहे हैं हम सरसों पे और साथ साथ में सब्जियों पे, सब्जियों में जैसे प्याज के ऊपर जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें और कौन सी बीमारी आ सकती है और उसकी रोकथाम? और प्याज में मुख्य कीड़ा चुड़रे का ही आता है जी। और कोई ऐसी विशेष समस्या प्याज के अंदर नहीं है। और इस चुड़रे का मैंने इलाज बताया है, रोकथाम बताई है कि एक तो गार्लिक, उसका लहसुन का तेल 150 मिलीलीटर जी। या 150 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन दवा का हम छिड़काव कर सकते हैं। और जैसे कि सब्जी के अंदर आजकल गोभी की भी फसल है और मटर के आप जैसे जिक्र कर रहे हैं, तो इनके बारे में बताएं थोड़ा, कौन कौन से इनके ऊपर कीट या सुंडी वगैरह आ सकती है, उसकी रोकथाम? गोभी में भी जैसे एक कैटरपिलर हम कहते हैं या सुंडी का नुकसान होता है, जो कि पत्तों को भी खाती है और नुकसान काफ़ी कर देती है। जी। और जो फूल गोभी है या बंद गोभी की जो मार्केट वैल्यू है, बिक्री का मोल है, वो काफ़ी गिरा देती है। जी। तो ये जो सुंडी है, इसके लिए हम मेलाथियोन दवा का छिड़काव कर सकते हैं। 200 मिलीलीटर मेलाथियोन और लगभग 100 लीटर पानी के अंदर हम मिला के इसका छिड़काव कर दें। अगर हमें पत्ते खाए हुए दिखते हैं तभी। जी। अगर इसका नुकसान या कहीं कहीं कीड़ा दिखता है किसान भाई को, तो उसको पत्ते के साथ तोड़ के मसल के फेंक दें। जी। क्योंकि अगर कीड़ा बहुत कम है और हम छिड़काव कर रहे हैं तो किसान भाइयों का पैसा काफ़ी लग जाता है एक स्प्रे के अंदर। जी। तो आर्थिक वो जो विशेषज्ञ हमारे, वो ये कहते हैं कि अगर या तो इतना नुकसान हो रहा हो जिसकी पूर्ति करने के लिए हम उतने पैसे का छिड़काव करें। जी। तो डॉक्टर साहब एक फ़ोन है, पहले फ़ोन ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब, राम राम। राम राम जी, क्या नाम है सर आपका? प्रवीण कुमार बोल रहा हूँ सर, मेरा फोन कट गया था बीच में। अच्छा जी, कहाँ से बोल रहे हैं? गांव पिलनी से जी। हाँ बोलिए सर, क्या पूछना चाहेंगे? सर अब जैसे मैंने एक तो पूछा था भाई, मेरे गेहूं में पीलापन आ गया, उसके बारे में पूछा था, फंगस मिली हो गई थी जी। अब दूसरा मेरा प्रश्न था जी, भाई जैसे गेहूं में अगले महीने बीमारी आने की संभावना होती है जी, जैसे फरवरी का महीना शुरू होता है जी, 15 फरवरी के बाद जो है गेहूं में बीमारी आनी शुरू हो जाती है जी। जी। तो उस बीमारी से अगर हम पहले ही सोचे भाई कोई स्प्रे वगैरह करना पड़े या कोई दवाई डालनी पड़े,
उसकी बताओ जी मैं। हाँ जी, जैसा भी मैंने बताया, किसान भाइयों से अनुरोध करा था कि पहले कोई भी दवा ना डालें। जी। अच्छा जी। हो सकता है कि जो पीले रतुए की मेरे ख्याल आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे फरवरी के महीने में, जनवरी में के महीने में पीले रतुए का प्रकोप होता है, तो उसके लिए पहले से कोई दवा डालने की जरूरत नहीं है। ये सभी बीमारियां और जो कीड़े हैं, ये मौसम अनुकूल होने पे ही नुकसान करते हैं। तो हम कह नहीं सकते अभी कि आगे कैसा मौसम रहेगा। तो अक्सर ये देखा गया है कि गेहूं पे हमें पीले रतुए के लिए छिड़काव करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात, अब जो हमारी नई किस्में आ रही हैं वो सभी पीले रतुए के प्रति सहनशील है, उसमें पीला रतुआ नहीं लगेगा। पर अगर 2968 जैसे लगा रखी है या और कोई पुरानी किस्म है, उसमें पीला रतुआ आता है। तो आप थोड़ा सा ये देखें कि कौन सी किस्म है। अगर हो सकता है कि उसमें पीला रतुआ आए ही ना, और अगर आता है तब आप किसी से भी संपर्क, कृषि विज्ञान केंद्र से या अपने विभाग से संपर्क करें, और जैसे पीला रतुआ आए आप उनको तुरंत सूचित करें। वो आपके खेत में आके, या कुछ पौधों पे बीमारी शुरू होती है, शुरू में ही उस बीमारी को दबा देंगे। ठीक है सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब देखिए, सब्जियों का भी जिक्र कर लिया आपने, और अब हम थोड़ा सा फलों के बारे में ले लें जानकारी। जैसे आजकल आम की फसल आने वाली आगे, उसके ऊपर बोर भी आएगा, तो इसमें कोई कीट लगेगा इस महीने में या नेक्स्ट जो आएगा अगला महीना, उसमें कुछ लगने की संभावना है आम के ऊपर? देखिए डॉक्टर साहब, पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी बाबू जी, नमस्ते। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका जी? मैं सतपाल पंजेटा गाँव हिरण छप्पर यमुनानगर से बोल रहा जी। पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे सतपाल जी? और जिस दिन का मौसम खराब है रहा, बारिश चल गई जी, तो गेहूं दबक सी रही, उठ नहीं रही, क्या करा, और पीलापन सा भी आ रहा जी। जी डॉक्टर साहब। जी सतपाल जी, जैसा भी मैंने बताया कि इसके लिए तो हम अपने खेत का अगर हो सकता है पानी तो निकाल दें, और दूसरा ये है कि यूरिया और जिंक का छिड़काव कर दें। अच्छा जी। हाँ जी, 2.5 किलो यूरिया, आधा किलो जिंक मिला के छिड़क दें, तो जो पीलापन है, जो ग्रोथ, पौधा दब सा रहा है, बढ़वार रुकी हुई है, वो थोड़ा सा चल पड़ेगा। पर अभी 1-2 दिन आप छिड़काव अभी ना करें, क्योंकि 20 को भी हो सकता है हल्की सी बारिश आ जाए। अच्छा, कोई आगे मौसम खराब हो पीला रतुआ आने की तो संभावना है जी? पीले रतुए के लिए देखिए अभी कहा नहीं जा सकता जी। हमारी कोशिश ये रहती है, विभाग की भी, कृषि विभाग की भी और हमारी भी, कि जहाँ जहाँ पता चल रहा है उसको वहीं दबा दें, ताकि पूरे ज़िले में ये बीमारी ना फैले। और अभी तक कोई ऐसे हमें जानकारी नहीं मिली है कि यमुनानगर में बीमारी बहुत ज़्यादा आई है। नहीं आया तो नहीं, पर कुछ ऐसा का मौसम गर्म हो फिर नहीं, हमारे पास बहुत अच्छी दवाई है, जैसे ही आती है तो हम इसकी जानकारी आप लोगों को दे देंगे और तुरंत ये बीमारी रुक जाएगी। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इसके लिए पहले छिड़काव ना करें। धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, चर्चा कर रहे थे आम के ऊपर। हाँ जी, आम में जैसे अब फुटाव चल पड़ा है जी, नए पत्ते आ रहे हैं, तो लगभग इसी समय एक कीड़ा जो है वो भी अपना जीवन शुरू कर देता है जी। ये कीड़ा, इसका नाम है मीलीबग, और इस समय दिसंबर आखिर में, जनवरी शुरू में ज़मीन के अंदर से ये बहुत छोटे छोटे कीड़े जो हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं और आम के पौधे पे चढ़ते हैं जी, और पूरे पौधे पे फैल जाते हैं। और अगले कुछ दिनों में जैसे बोर आने लगता है, तो ये सब जो टर्मिनल है, जो बिल्कुल शुरुआत है जहाँ से बढ़वार चल रही है, वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं और पौधों का उस हिस्सों से रस चूसते हैं। रस चूसने से बढ़वार रुक जाती है। अगर हम अब जनवरी के महीने के अंदर, शुरू जनवरी में, या जो अब समय चल रहा है, इसके अंदर पेड़ की छाल को हल्का सा खुरच दें जी, उसको साफ कर दें कोई 6 इंच के करीब, और इस छाल के ऊपर फिर हम इस तने के ऊपर एक हम पॉलीथीन की शीट लगा दें, बैंड लगा दें जी, कोई 6 से 8 इंच ऊंचा, जिसको हम कहते हैं एल्काथीन शीट कह सकते हैं, या कोई भी जो है इसमें हम पॉलीथीन लगा सकते हैं। इससे ये होगा कि पौधा जो है इनके ऊपर चढ़ नहीं सकेगा और वो नीचे ही इकट्ठा हो जाएगा तने के पास, और वहाँ पे हम किसी भी उससे कीटनाशी का छिड़काव करके
इस कीड़े को समाप्त कर सकते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, जैसे आपने आम के बारे में चर्चा की है, इसी के साथ साथ देखिए खास करके हम घरों में भी देखते हैं कि जो अमरूद है ये एक ऐसा पौधा है जो आम घरों के अंदर भी खड़ा रहता है और उनको पता नहीं होता है कि इसके अंदर अब कौन सी बीमारी आने वाली है या उसकी काट छांट कैसे करें, किस मौसम में करें, क्या उस पर दवाई का स्प्रे करें, इसके बारे में और जानकारी दें थोड़े। आम इसमें अमरूद की अगर हम बात कर रहे हैं जी, तो उसमें अब इस सीज़न में फरवरी मार्च के महीने के अंदर एक स्केल कीट आता है जी, और मीली बग भी आ जाता है। ये जो कीड़े हैं ये भी रस चूसते हैं और रस चूसने से जो फल लग रहा है, जो फूल लगना है, उस पे प्रभाव डालते हैं। तो इसके लिए भी एक डायजीनोन नाम की दवा है, 1.25 लीटर हम उसका छिड़काव कर सकते हैं जी। उससे इस कीड़े से हम निजात पा सकते हैं। और जो एक फल मक्खी जो आमतौर पे सबसे ज़्यादा नुकसान करती है अमरूद में, उसकी समस्या इस सीज़न में नहीं आती जी। वो जो हमारा बारिश वाला मौसम है उसमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और इसी प्रकार से डॉक्टर साहब जैसे नींबू भी है, नींबू भी आम घरों के अंदर खड़ा रहता है या खेतों में भी उगा के रखते हैं उसको, पौधे को, तो उस पर भी कोई बीमारी आने की संभावना इस मौसम में? नींबू में इस समय जो है एक तो सुरंग बनाने वाला कीट जिसको लीफ पाइनर कहते हैं जी, वो आ जाता है, एक सिट्रस सिल्ला आता है और सफ़ेद मक्खी भी आ जाती है जी। ये तीनों कीट ऐसे हैं जो कि रस चूस के नुकसान पहुंचाते हैं और इनसे बचाव करना बहुत ज़रूरी है जी। इसके लिए मोनोक्रोटोफॉस दवा है, वो 1 लीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से किसान भाई छिड़काव कर सकते हैं जी। अभी जैसे मैं मीली बग की जिक्र कर रहा था अमरूद, इसमें आम के अंदर जी, तो अगर किसान भाई लेट हो गए हैं या किसी कारणवश ये पॉलीथीन की शीट्स नहीं लगा पाते, तो जो कीड़े इकट्ठे हो गए हैं या पेड़ के ऊपर भी वो इकालक्स दवा का छिड़काव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी आपने। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम का अंक। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।